हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कैंफर क्लासेस। और आज हम बात करेंगे यूपी टेट में आने वाले इम्पोर्टेंट टॉपिक की, इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट की, जो है हमारा हिंदी। और हिंदी हमारी राज्य भाषा है और जनरली हमारी बोलचाल की भी भाषा है, तो हमें थोड़ा सा उसमें लगता है कि हम सही करके आ जाएंगे, पर हम उसमें बहुत सारे ऐसे सिली मिस्टेक्स कर देते हैं या हम उन टॉपिक से अछूते रहते हैं जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और फिर हमें लगता है कि यार हम तो हिंदी बहुत अच्छे से जानते हैं, पर ये क्या, हमें तो ये क्वेश्चन ही नहीं आ रहा है। तो इसलिए हमें थोड़ा सा हिंदी पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। आइए आज हम देखते हैं हिंदी व्याकरण से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जहाँ से बनते हैं वो बिंदु हम उठा के देखते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान या हिंदवी शब्द सबसे पहली बार कब इस्तेमाल किए गए थे और ये किस भाषा से लिए गए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि हिंदी, हिंदी, ये जितने भी वर्ड हैं ना, ये सारे शब्द फ़ारसी भाषा के और ईरान से आए हुए हैं। तो सबसे पहली बार इसका यूज़ किसने किया होगा, इसका उपयोग किसने किया होगा? ईरानियों ने ही किया होगा, क्योंकि ये ईरान से आया हुआ है। अब इसका उल्लेख कि ये ईरान से आया है और इसका उल्लेख, हिंदी शब्द का प्रथम बार उल्लेख किस ग्रंथ या पुराण में है, बताइए। तो जैद आविस्ता और खलिक बारी, ये ज़्यादा फेमस है। तो जैद आविस्ता और खलिक बारी में, जो कि पारसी धर्म का पवित्र ग्रंथ माना जाता है, याद रखिएगा, जैद आविस्ता और खलिक बारी। खलिक बारी से ही शब्द बनाया खड़ी बोली, यहीं से हमने स्टार्ट किया कि हिंदी को हम खड़ी बोली बोलेंगे, ठीक है। तो पारसी धर्म का पवित्र ग्रंथ है, यहीं सबसे पहली बार इसका इस्तेमाल किया गया था, हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान शब्द का। और ये किसने लिखा है? तो अमीर खुसरो ने लिखा है, ठीक है, रिटन बाय अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने एक पारसी धर्म का ग्रंथ लिखा है जो कि है खलिक बारी, और उसमें हमारा ये शब्द का इस्तेमाल किया गया है। अब बोलते हैं कि जैसे अब तो हम हिंदी भाषा को लिखते हैं ना देवनागरी लिपि में, या जैसे, तो उसको जब फारसी लैंग्वेज में लिखते थे तो वो कौन सी लिपि थी या किस तरीके से हम लिखते थे? तो हिंदी का फारसी रूप क्या कहलाता है? हिंदी का फारसी रूप कहलाता है रेखता। यानी फारसी लिपि में जो लिखी जाती है ना, उसको हम रेखता बोलते हैं। हम जो लिखते वो क्या है? देवनागरी लिपि। लेकिन जब ये फारसी में लिखी जाती थी हिंदी, तब उसको हम रेखता बोलते थे। और खलिक बारी में हिंदी शब्द का इस्तेमाल 5 बार हुआ है और हिंदवी शब्द का इस्तेमाल 30 बार हुआ है। समझ में आ रहा है? 5 बार सिर्फ हुआ है हिंदी शब्द का, और हिंदवी का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है। हिंदवी का 30 बार इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। अब आ जाते हैं, देखते हैं कि हिंदी शब्द का प्रथम बार उपयोग किसने किया था? ईरानियों द्वारा किया गया था, ठीक है। ईरानियों द्वारा किया गया था, किस में? जैद आविस्ता में। जैद आविस्ता में ही किया गया था। अब हम देखेंगे थोड़ा हिंदी वर्णमाला, ठीक है। हिंदी वर्णमाला में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपको याद रखना है कि कितने स्वर होते हैं, कितने व्यंजन होते हैं। तो संस्कृत के जो वर्ण होते हैं ना, वो 63 होते हैं पाणिनि के अनुसार। और हिंदी में हम जो कुछ भी पढ़ेंगे वो सब हम कामता प्रसाद हैं, ये एक्चुअली कामता प्रसाद के हिसाब से पढ़ेंगे। तो कामता प्रसाद जो गुरु हैं हमारे, ठीक है, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार हम सब कुछ पढ़ते हैं। तो हिंदी के जो वर्ण है वो 52 है। ये किसके अनुसार है? कामता प्रसाद के अनुसार है, ठीक है। वर्णमाला की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो वर्ण होती है। और भाषा की सबसे छोटी इकाई स्वर्णिम होती है। देखिए, जब हम लिखते हैं ना किसी चीज़ को, तो वो जो लिखित भाषा का अगर पूछता है कि सबसे छोटी इकाई बताइए, तो सबसे लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। लेकिन अगर हम बोलते हैं तो बोलने वाली जो भाषा होती है ना, उसकी सबसे छोटी इकाई होती है स्वर्णिम, यानी स्वर, ठीक है, मतलब ध्वनि। तो पहले ध्वनि आई, फिर स्वर आए और फिर वर्ण आए, ऐसे करके। तो अगर मौखिक यानी बोलने के आधार पे पूछता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो ध्वनि हो जाती है, और वर्णमाला की सबसे छोटी इकाई वर्ण हो जाती है, और भाषा की सबसे छोटी इकाई, लिखित सबसे छोटी इकाई है तो वो है स्वर। अब आ जाते हैं, हम देखते हैं स्वर्णिम, वर्ण और ध्वनि में क्या क्या अंतर है और इसके मायने क्या है। एक बार मुख खुलने और बंद होने के मध्य में जो वायु हमारे मुख से निकलती है उसको स्वर्णिम कहते हैं। जैसे पा, एक बार मुख खोला तो पा, फिर पा, ठीक है, फिर माँ। तो इसमें 2 बार मुख खुल रहा है, तो इसकी स्वर्णिम क्या हो गई? 2। पा बोला, 1 स्वर्णिम है, ठीक है। ऐसे करके यहाँ पे 2 स्वर्णिम हो गई। भाषा की सबसे सूक्ष्म इकाई बोली जाती है स्वर्णिम को, ठीक है। अब देखिए वर्ण।
भाषा की लिखित रूप से सबसे छोटी इकाई है। मैंने क्या बोला आपको, लिखित रूप से, ठीक है। और ये भाषा की प्रमाणिक, वास्तविक एवं मूल इकाई है। मतलब प्रमाणित भी है, प्रमाणिक है, और इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, तो ये वास्तविक और मूल इकाई भी मानी जाती है। ध्वनि, जो कुछ भी कानों द्वारा सुनाई दे वो सब ध्वनि कहलाती है। पापा या मामा में ध्वनि एक ही है। अभी पापा एक जैसा लगा तो इसकी ध्वनि एक हो गई, लेकिन स्वर्णिम दो है, 2 बार मुंह खुला, बट साउंड कैसा किया, एक बार। साउंड एक बार के पापा, ठीक है, एक बार साउंड किया तो ध्वनि इसकी क्या हो गई, एक, लेकिन स्वर्णिम कितना है, 2, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन उतने नहीं बनते हैं। अब हम आगे देखेंगे स्वर और व्यंजन के बारे में। बेसिकली जो हमारी वर्णमाला होती है वो स्वर और व्यंजन से मिलकर बनी होती है। ऐसा ही हमें पढ़ाया गया है और ऐसा ही हमने पढ़ा भी है। तो स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं, और व्यंजन कितने होते हैं, 33 होते हैं, ठीक है। लेकिन एक तीसरा भी होता है जिसको हम बोलते हैं अयोगवा। कभी कभी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन अभी हम स्वर और व्यंजन को अच्छे से देख लेते हैं। स्वर कितने प्रकार के होते हैं, देखिए। ह्रस्व स्वर, ह्रस्व मतलब होता है लघु, ये सब एक ही नाम है, ह्रस्व के नाम ही है लघु। एक मात्रिक यानी जिसमें एक मात्रा, और शिथिल यानी जो आराम से बोली जाए, जिसमें बहुत आलस से होता है इस स्वर में, बहुत ही आराम से। खड़ी पाई। और दीर्घ या कठोर, हमने संस्कृत में पढ़ा होगा, जब हम दोहा पढ़ते हैं ना, दोहा जब हम पढ़ते हैं तो ऐसे एक देते हैं, खड़ी पाई यानी छोटी मात्रा स्वर, और इसको बोलते हैं बड़ी मात्रा, ठीक है। तो यानी ये स्वर हो जाता है, खड़ी पाई, ठीक है। इसी से रिलेटेड यहाँ पर दिया हुआ है खड़ी पाई। तो ह्रस्व, एक मात्रिक, शिथिल और खड़ी पाई, ये सारे किसके नाम है, लघु स्वर के नाम है। दीर्घ स्वर को हम बोलते हैं कठोर या द्विमात्रिक या गुरु, इसको गुरु मात्रा भी बोलते हैं, ठीक है। तो गुरु या वर्तुल, ठीक है। अब आइए हम देखते हैं कौन कौन से हमारे लघु स्वर है और कौन कौन से हमारे दीर्घ स्वर है। लघु स्वर है हमारा आ, ई, उ, री। आ, ई, उ, री, ये चारों शिथिल स्वर हैं, ठीक है। 4 होते हैं। अगर पूछता है कि ह्रस्व स्वर हमारे कितने हैं, तो 4 होते हैं, आ, ई, उ, री, ठीक है। दीर्घ स्वर कितने हैं, 3 होते हैं, ठीक है। इन्हें स्वर्ण स्वर भी कहते हैं। एक ही समान जाति के वर्ण मिलके दीर्घ बनाते हैं। जैसे अ मिलके आ बना दिया, ई मिलके ई बना दिया, उ मिलके ऊ बना दिया, ऐसे करके। देखिए, छोटा मिलके बड़ा आ, छोटा उ मिलके बड़ा ऊ, ऐसे अगर बनाते हैं तो इनको हम दीर्घ स्वर कहते हैं। तीसरा आ जाता है संयुक्त स्वर या असवर्ण या मिश्रित या प्रयत्नी स्वर। ये 4 प्रकार के होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन से, मतलब अब ये तो सारे इवन मिले थे, सेम। आ मिला तो आ, ई मिला। कभी सोचा है इसको इससे मिला दे या इसको इससे मिला दे तो क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए क्या है, आ ई से मिलके ए बना रहा है, आ ए से मिलके ए बना रहा है, आ ऊ से मिलके ओ, और आ ओ से मिलके ओ बना दे रहा है, ठीक है। इसको हम संयुक्त स्वर कहेंगे। संयुक्त यानी जो सबको मिलाकर चले, यानी इवन हो या अनइवन हो, सबको लेकर चल रहा है, तो ये हो गया हमारा संयुक्त स्वर। अब एक होता है प्लुत स्वर, प्लुत, ठीक है। प्लुत स्वर किसे कहते हैं, ओम। इसमें क्या क्या मिला हुआ है, अ उ, बहुत सारी चीज़ें मिली हुई हैं, तो इसको बोलते हैं प्लुत स्वर, ठीक है। अब हम बात करेंगे व्यंजन की। व्यंजन हमारे 33 प्रकार के होते हैं, ठीक है। स्पर्श व्यंजन, व्यंजन जो होते हैं हमारे 33 होते हैं मूल व्यंजन, लेकिन व्यंजन के प्रकार कितने होते हैं ये देख लेते हैं। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, संघर्षी या उष्मीय व्यंजन। उष्मीय व्यंजन के नाम से बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अंतस्थ व्यंजन के नाम से भी पूछते हैं। अब आइए यहाँ से पूछते हैं कि स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होते हैं, हम देख लेते हैं पहले। स्पर्श व्यंजन हो गया क, ख, ग, घ, अंगा, च, छ, ज, झ, या, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, ठीक है। ये पूरा जो होता है ना, इसको हम वर्ग के नाम से जानते हैं। इनका जो फैमिली है, उसके जो मेन हेड जो मेंबर होते हैं ना, उसको उसी नाम से जानते हैं। जैसे आपकी एक फैमिली है तो आपके पापा उसके हेड हैं, तो उन्हीं के नाम से आपकी पूरी फैमिली जानी जाती है। वैसे ही ये एक फैमिली है और ये सारे इसके मेंबर हैं, ये हेड मेंबर है, तो इसके नाम से ही हम इस वर्ग को जानते हैं। तो ये होता है हमारा क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। सिर्फ प तक, इसके आगे की लाइन नहीं, सिर्फ यहाँ तक के जो ये 1 2 3 4 5 जो वर्ग होते हैं हमारे, सिर्फ यही
हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं, ठीक है। और इन पांचों वर्ग में 5-5 व्यंजन हैं, तो टोटल कितने व्यंजन हो गए? 25 व्यंजन। तो अगर पूछता है कि हमारे स्पर्श व्यंजन कौन कौन हैं, तो क से लेके माँ तक टोटल 25 व्यंजन होते हैं हमारे स्पर्श व्यंजन। आई बात समझ में? 25 स्पर्श व्यंजन है। अब यहाँ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज होता है, वो क्या है कि क वर्ग का जो उच्चारण स्थान है वो क्या है, ठीक है। तो जिन बच्चों की हिंदी अच्छी है वो तो तुरंत बता देंगे, और जिनकी नहीं अच्छी है उनकी अब हो जाएगी। आप बोल कर देखिए, का, ख, ग, घ, ये कंठ से आवाज़ आ रहा है ना, बिल्कुल कंठ से, कहीं भी दांत, होठ या जीभ का कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है, ये सीधा कंठ से आवाज़ आ रही है, तो कंठे होता है इसका, ठीक है, कंठे। च, छ, ज, झ, ये कहाँ से आ रहा है? तालू से। तालू से मतलब क्यों बोल रहे? जिह्वा हमारी हिल रही है और वो कहाँ पे टच कर रही है? तालू पे। जिह्वा उठ के तालू को टच कर रही है, तो हम बोल पा रहे हैं च, छ, तो ये तालू हो गया, ठीक है। मूर्धा, मूर्धा मतलब होता है जो दांत के ऊपर का होता है ना, मूर्धा, मसूड़ा जो होता है दांत के ऊपर का, उसको हम बोलते हैं। तो ट, ठ, ड, ढ, ये बोल के देखिए, ऊपर वाले मसूड़े को टच करे ना हमारी जिह्वा, तो वो हो गया मूर्धा। त, थ, द, ध, इसको जीभ हमारी कहाँ जा रही है? जरा ध्यान से देखिए, दांत पे जा रही है, तो दंत, ठीक है। प, फ, ब, भ, जब भी बोलते हैं प वर्ग के जितने भी व्यंजन हैं वो सभी होठों से बोले जाते हैं, यानी ऊपर के होठ और नीचे के होठ टच होते हैं आपस में, तो हम इसको क्या बोलेंगे? ओष्ठम, यानी ये होठों से बोले जा रहे हैं। ग, अंग, ञ, न, म, ये सब नाक से बोले जाते हैं, इसलिए नासिका, ठीक है। याद हो गया आपको? बस ये इतना याद रखना है कि अंतस्थ व्यंजन जो है वो क्या क्या है। य, र, ल, जो नीचे के होते हैं ना, य, र, ल, वो हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं। उसमें से जो अभी ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं जाना है, फिलहाल यूपी टेट में इतना पूछ सकते हैं कि अंतस्थ व्यंजन क्या है, तो य, र, ल, ठीक है। अब हम बात करते हैं संघर्षीय या उष्मीय व्यंजन। उष्मीय व्यंजन तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है भाई, ये बहुत बार पूछा हुआ है, बहुत बार, और जो मैंने आपको उच्चारण स्थान बताया वो भी बहुत बार पूछा हुआ है। तो उष्मीय व्यंजन को संघर्षीय व्यंजन के भी नाम से पूछा जा सकता है, ठीक है। तो याद रहे, उष्मीय व्यंजन में स, श, श, ह आता है, तीनों श आते हैं और ह आता है। अब आपको याद रखने में दिक्कत होगी कि उष्मीय व्यंजन कैसे याद रखें, तो उष्मीय, ये आ रहा है उष्मीय, श आ रहा है, ये आधा श आ रहा है, षटकोण स आ रहा है, तो इसका मतलब हमें ये ट्रिक मिल गई कि इसमें सारे तीनों सा होंगे, छोटा सा, बड़ा सा और षटकोण सा, तीनों ही होंगे। और संघर्षी में देखिए 2 सा तो इसमें ही आ जा रहा है, यानी जितने स वाला है ये ग्रुप, स, श, श, ह, ये सारे हमारे संघर्षीय और उष्मीय व्यंजन में आएंगे, ठीक है। हिंदी में कुल वर्णों की संख्या तो 52 होती है, ठीक है, लेकिन हमने अभी तक क्या देखे? सिर्फ 11 स्वर और 33 व्यंजन, तो ये 52 कैसे आ गया? 11 और 33 से 44 हो गया। लेकिन संयुक्त व्यंजन जो होते हैं, जिनको हम मिश्रित व्यंजन भी कहते हैं, वो होते हैं छत्र, ज्ञ और श्र। छत्र, ज्ञ और जो श्र होते हैं उनको अगर हम ले लें तो ये भी 4 हो जाते हैं और टोटल हो जाता है हमारा 52। तो अगर क्वेश्चन में पूछता है कि हिंदी में मूल वर्णों की संख्या कितनी है, मूल यानी मुख्य प्रमुख वर्णों की संख्या कितनी है, तो 44 होगा। और अगर पूछता है टोटल यानी कुल वर्णों की संख्या कितनी है, तो 52 हो जाएगा, ठीक है। अब हम आते हैं अयोगवाह पे। अयोगवाह क्या क्या है? अयोगवाह है अयोगवाह है अंग और अह। अंग और अह ये अनुस्वार है और ये विसर्ग है, ठीक है। ये दोनों ही हमारे अयोगवाह कहलाते हैं। ये ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन है, किंतु लेखन के आधार पर इनको स्वर माना जाता है। मौखिक आधार पर तो 11 स्वर ही होते हैं, लेखन के आधार पर 13 स्वर होते हैं। अंग आह 2 अधिक जोड़ दिए जाते हैं, इन्हीं को हम अयोगवाह कहते हैं, ठीक है। तो जब स्वर पूछता है ना तो उसको अंग आह नहीं बोलते, बस अ आ ई उ ए ओ ये सब होते हैं। लेकिन अंग आह जो होते हैं वो क्या होते हैं? अयोगवाह होते हैं। तो अगर पूछता है उसी में से कुछ दे देता है आपको स्वर और फिर पूछता है इसमें से छाटी अयोगवाह कौन है, तो आपको पहचानना होगा अंग और आह हमारे अयोगवाह होते हैं। अयोगवाह का सबसे पहले उपयोग किसने किया था? किशोरी लाल वाजपेयी जी ने किया था।
अब हम देखेंगे कि स्वरों का वर्गीकरण किसके आधार पर किया गया है। देखिए यहाँ पे हमने लिखा है मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर यूपी टेट। ठीक है, तो यूपी टेट में यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, पर कैसे आते हैं ये हम आपको बताएंगे। देखिए स्वरों का वर्गीकरण, पहला जिह्वा के उत्थापिता के आधार पर, यानी जीव की उत्पत्ति के आधार पर करते हैं। दूसरा जिह्वा की ऊंचाई एवं मुख्य आवृत्ति के आधार पर, मतलब हम मुंह कितनी बार खोलते हैं उसमें हमारी जीभ कितनी बार ऊपर या नीचे जाती है उसके आधार पर। तीसरा है स्वरों के उच्चारण स्थान के आधार पर, मतलब स्वर कहाँ कहाँ से निकलते हैं उसके आधार पर। मैंने आपको बताया हुआ है कि स्वर जैसे कंठ से निकल रहा है, खैर वो तो हम व्यंजन में पढ़े थे, लेकिन जैसे हमने बताया ना कंठ से निकल रहा है या जीभ से या तालु से या दंत से, तो उसके आधार पर। ओष्ठ के आधार पर अलग है वर्गीकरण किया हुआ, और जिह्वा पेशियों के तनाव के आधार पर अलग वर्गीकरण किया गया है। तो ये कुल हो गए पाँच प्रकार का स्वरों का वर्गीकरण किया गया है। आइए सबसे पहला देखते हैं जिह्वा की उत्थापिता के आधार पर। देखिए अग्र स्वर, मध्य स्वर और पक्ष स्वर, यानी जीभ है ये, मान लीजिए ये हमारा जबड़ा है, जॉ लेंस, ठीक है, ये हमारी जीभ है, जिह्वा, ये है हमारा अग्र भाग, और ये हमारा पक्ष यानी पिछला, और ये हमारा मध्य भाग। ठीक है, तो आगे से जो स्वर निकलते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? अग्र स्वर कौन से? ई, ए, री। तो टोटल 6 हमारे अग्र स्वर हो गए। मुख्यतः ये 4 होते हैं। ठीक है, अगर मुख्यतः देता है तो हम 4 पे टिक लगाएंगे, लेकिन कामता प्रसाद के अनुसार री और री भी अग्र स्वर में उन्होंने काउंट किया हुआ है। ठीक है, अब आते हैं मध्य स्वर। मध्य स्वर तो बहुत आसान है, सिर्फ एक है भैया, सिर्फ एक, वो है अ। क्या है? अ। तो अ जो है हमारा वो है मध्य स्वर, जो कि जीभ के मध्य भाग से निकल रहा है, और जो जीभ के पीछे से निकल रहा है वो क्या है? आ, उ, ओ, औ। ये सारे हमारे जीभ के पिछले भाग से निकल रहे हैं, इसलिए ये पश्च स्वर कहलाते हैं। ओके जी, तो अब हमारा देख लेते हैं इनको याद करने का ट्रिक। देखिए हमने यहाँ पे बना रखा है 615, यानी आगे 6, बीच में 1 और पीछे 5, यानी पिछला 5 है पश्च स्वर। मध्य वाले जीभ के हिस्से से निकल रहा है तो अ सिर्फ 1 और ये 6। ठीक है, अब आप इनको ध्यान से देख लीजिएगा ताकि आपको पहचानने में कोई दिक्कत ना हो। अब दूसरा आते हैं मुखार वृत्ति या जिह्वा की ऊंचाई के आधार पर, जिसको कि हम 4 भाग में बांटते हैं। देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये आपको देखने को मिल जाएगा, संवृत्त, विवृत्त और अर्धसंवृत्त और अर्धविवृत्त। ठीक है, तो संवृत्त क्या होता है? जब मुख का लगभग बंद होना, जैसे मुंह बंद करके ही बोलना अंदर अंदर। ठीक है, ई ऊ ई ऊ। ठीक है, मुंह ज़्यादा खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। विवृत्त यानी मुंह का पूरा खुलना, आ। ठीक है, आ बोल के देखिए, आ बोल के देखिए मुंह पूरा खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है। फिर हम देखते हैं अर्धसंवृत्त। ठीक है, अर्धसंवृत्त यानी मुख का आधा बंद होना, आधा बंद होना और आधा खुलना, जैसे ए, ओ, आधा खुल रहा है और आधा बंद हो रहा है। अब बात करते हैं अर्धविवृत्त की, मुख का आधा खुलना। अच्छा, सिर्फ आधा बंद होना की बात करेंगे ना तो अर्धसंवृत्त होगा, और अर्धविवृत्त का मतलब आधा खुलना, जैसे ए, ओ, आ। ठीक है, तो इसे याद कर लीजिएगा, यहाँ से ज़रूर क्वेश्चंस आते हैं, ध्यान से इसको आपको रटना है। ठीक है, अब देखिए जैसे हमने व्यंजन का उच्चारण स्थान देखा था, वैसे ही अब हम स्वरों का उच्चारण स्थान भी देखेंगे। तो हमारे स्वरों का उच्चारण स्थान देखिए यहाँ पर क्या है? आ कहाँ से निकल रहा है? कंठ से। ई कहाँ से निकल रहा है? तालु से। और यहाँ पर देखिए ए कहाँ से बनता है? अ और ई को जोड़ते हैं तो ए बनता है ना। इसको संयुक्त स्वर में हमने पढ़ाया था आपको कि दोनों को जोड़कर ए बन रहा है, ए बन रहा है, तो वो हो गया कंठ और तालु। ए जो है वो कंठ से है और अ जो है वो तालु से है, तो ए प्लस अ मिलके बन रहा है ए, तो ये भी हो गया कंठ।